जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव सर पर आ चुके हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो क्या कुछ रहने वाला है। हरियाणा के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, जोशीला साहब। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अब चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव है वो सर पर आने वाले हैं। अगर पिछले टर्म्स की बात करें तो 10 की 10 सीटें भाजपा जीतने में सक्षम रह पाई थी। अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो क्या कुछ आपको नज़र आ रहे? देखो, अभी लोकसभा चुनाव का बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हो सकता है अगले 15 दिन के बाद आचार संहिता भी लग जाए। हरियाणा प्रदेश में पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस के कई प्रत्याशी बुरी तरह से हारे और कई तो लाखों वोटों से हारे। पिछली बार मोदी लहर थी। अब जो है 2024 में जब चुनाव है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज ये है कि उनकी प्रदेश में सत्ता है, दूसरा उनकी देश में सत्ता है, तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी हावी है। एक तरफ एसआर के गुट है और दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और सांसद उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनकी तिकड़ी है। अगर कांग्रेस एकजुट होकर के तो चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को फाइट देने में कामयाब रहेगी। लेकिन अगर पिछली बार की तरह वही सब की अलग अलग राग रहा तो एक बार फिर से बीजेपी को मैं ज़्यादा एज मानता हूँ आज के दिन। आपने पिछली बार की बात करी, क्या पिछली बार भी जो कांग्रेस की जो हार आप बता रहे हैं, क्या वो हार क्या गुटबाजी की वजह से ही हुई थी जो 10 की 10 लोकसभा सीटें लूज कर दी थी कांग्रेस ने? देखो, कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी की है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो परिवार है और जो उनके समर्थक हैं, और दूसरी तरफ एसआर के जिसमें कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी और उनके जो साथी हैं। पिछली बार भी वही हुआ था जहां हम बैठे हैं हिसार में, यहाँ से भव्य बिश्नोई को कांग्रेस ने टिकट दी थी जो चौधरी भजनलाल के पोते हैं। लेकिन जो कांग्रेसी थे उन्होंने उसकी मदद नहीं की। कहीं जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी को टिकट दी तो वहाँ जो दूसरे नेता उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दी तो जो टिकट मांगने वाले थे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी तरह से चाहे वो सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ने चुनाव लड़ा हो, अलग अलग हल्का वाइज जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होती तब तक बात बढ़ने वाली नहीं। और आज हालात ये हैं कि दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं कांग्रेस एकजुट है। जी, तो फिलहाल अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो क्या कुछ रुझान रहने वाला है जनता का? देखो, हिसार लोकसभा क्षेत्र में अभी फिलहाल सिटिंग जो एमपी है वो बीजेपी का है। और सबसे बड़ी बात और बताऊं मैं, हिसार लोकसभा के जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। या यहाँ तो बीजेपी के विधायक बने हुए हैं या यहाँ से जेजेपी के विधायक बने हुए हैं। प्रदेश में मनोहर जी की जो सरकार है उसमें बृजेंद्र सिंह जो यहाँ से सांसद हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करवा पाए जितने काम एक सांसद को करवाने चाहिए थे। हालांकि उसमें कुछ कारण ये रहे कि बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद किसान आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन चला जिस वजह से बीजेपी और जो जेजेपी के नेता, जो सत्ताधारी नेता थे, उनको लोगों ने गाँव में घुसने भी नहीं दिया। उस लिहाज से बृजेंद्र सिंह का कार्यकाल उतना सही नहीं रहा जितना एक सांसद का रहना चाहिए था। लेकिन एक पढ़ा लिखा सांसद है जिसको सारी सूझबूझ का ज्ञान है, वो उस लेवल पर काम नहीं करवा पाया। अब सब कुछ डिपेंड है कि बीजेपी की टिकट किसको मिलती है। वो टिकट बृजेंद्र सिंह को मिलती है या किसी अन्य चेहरे को मिलती है, क्योंकि हिसार लोकसभा प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 1 दर्जन के आसपास नेता बीजेपी की टिकट चाहते हैं। वो उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब वो टिकट किसको मिलेगी उस पर सारा सिस्टम डिपेंड है। अच्छा, वो टिकट किसको मिलेगी? अगर हालातों की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखो, आज के दिन ये हालात है कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर तो बिल्कुल सीधे सीधे मुकाबले में। एक तो कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, मौजूदा हालातों की बात करूं, प्रदेश के हालातों की बात करूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं वो ये है कि विपक्ष खिंडा हुआ है। जनता ये चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर जिस हिसाब से काम नहीं करवा पाए, क्योंकि सरकार में रहते हुए जो उनके विधायक और जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने अधिकतर विधायकों और अधिकतर मंत्रियों ने सिर्फ गली और नालियों के उद्घाटन के अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा विकास का काम नहीं करवाया।
चाहे हम हिसार में जहाँ हम बैठे हैं, हिसार में एक भी ऐसी चीज़ नहीं बन पाई जो एक वर्षों तक या आगे के भविष्य के लिए जो एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करे। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट के नाम पर, कभी एलिवेटेड रोड के नाम पर, अब एक महानगर का नया शगुफा छेड़ दिया है, इसके नाम पर सिर्फ हिसार में ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाया धरातल पर। दूसरी बड़ी समस्या इस सरकार के सामने जो सबसे बड़ी है कि पिछले 4.5 साल का जो इनका 4.25 साल का कार्यकाल है, ये लगातार आंदोलनों में चलता रहा। आज हम देख रहे हैं हिसार में लघुस चिवाल्य के ऊपर पिछले 4.5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब वहाँ कोई ना कोई आंदोलन ना हुआ हो। लगातार प्रदेश की जनता आंदोलनों में है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, वो तमाम लोग लगातार जो है सरकार की मुखालफत करते रहे हैं। उन्होंने चाहे वो किसान आंदोलन का समय हो, उसके बाद खिलाड़ियों का एक आंदोलन चला, कभी कर्मचारी धरने पर बैठ जाते हैं। दूसरी बड़ी बात इस सरकार में जो सबसे बड़ा खामियाजा जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि एक फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी। फैमिली आईडी से हर आदमी परेशान दिखाई दे रहा है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। और प्रॉपर्टी आईडी से जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो बड़े भारी परेशान है। चलिए जोशीला साहब ये बताइए, आपको प्लस कौन लग रहा है? भाजपा प्लस लग रही है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस प्लस लग रही है? देखो आज के दिन हालात ये है कि कांग्रेस में एकजुटता ना होने की वजह से और कांग्रेस के पास एक विजन ना होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मैं आज के दिन एज मान रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी के पास एक तो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट हैं, बहुत से तो ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां उसके पास आधा दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं। जबकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, वो भी उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव जैसा नेता जो 6 बार का लगातार विधायक हो, मंत्री हो, वित्त मंत्री रहा और आज वो ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो जब ये बयान दे कि मेरा कांग्रेस में दम घुट रहा है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस उस हालात में नहीं है कि वो बीजेपी को सीधी सीधी टक्कर दे सके। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, अगर हरियाणा प्रदेश का विपक्ष इकट्ठा हो जाए, चाहे वो इनेलो, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां अगर इकट्ठी होकर के चुनाव लड़े तो बीजेपी को हरा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सभी पार्टियों को इकट्ठा करने की बात करी है। एक तरफ अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो एक जो है स्लोगन वो काफ़ी घूम रहा है कि मोदी जी गारंटी दे रहे। क्या मोदी जी की गारंटी अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आती है, क्या लगता है क्या वो भी भाजपा को बढ़त दिलाने में जो है वो सक्षम हो पाएगी? देखो, ये पिछली 2 योजनाओं से लगातार एक ऐसा देश में और प्रदेश में चल रहा है कि पहले तो एमपी पीएम को बनाते थे, अब पीएम एमपीओ को बना रहा है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी ये कह करके वोट मांगे कि हमें दो मत दो, अगर मोदी को चाहिए तो वोट दे दो। आज भी मोदी का ही क्रेज दिखाई दे रहा है। दूसरा, 3 दिसंबर का जो 5 राज्यों का परिणाम आया, उसके बाद ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो एक राजनीतिक फिजा होती है वो बदली नजर आई। तीसरा, जो राम मंदिर एक बहुत बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो करके दिखाया चुनाव से बिल्कुल पहले बना करके, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मोदी जी के लिए है। मोदी जी के नाम पर ही सांसद जीतेंगे, वरना तो चाहे हम जहाँ बैठे हैं हिसार लोकसभा में, कोई भी नेता बीजेपी की टिकट ले आए, आज ये हालात है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने के हालात में है, चाहे वो किसी को भी दे दें, क्योंकि वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ने हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस हुआ है, तो क्या ये अलायंस भी क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत को नहीं रोक सकता? देखो, इंडिया अलायंस का जहाँ तक सवाल है, बड़ा मजबूत उन्होंने फैसला लिया था कि देश का विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा तो नीतीश कुमार जब उन्होंने क्विट कर लिया इससे और बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने बयान दे दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार बोल रहे हैं, तो इस तरह से ये जम नहीं पा रहा। अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाए देश का तो बीजेपी को हराना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि विपक्ष के जितने नेता सबको प्रधानमंत्री की कुर्सी प्यारी लगती है, इसलिए वो चौधर के चक्कर में देश की जनता का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको चक्रव्यूह में उन्होंने खड़ा कर दिया है। जनता के समझ में नहीं आ रहा, जनता कांग्रेस को या विपक्ष को मजबूती प्रदान करना चाहती है, लेकिन उन्हीं पार्टियों के नेता नहीं चाहते कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। बहुत से ऐसे नेता हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। आप क्योंकि पत्रकार हो, ग्राउंड जीरो पे भी रहते हो,
अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो हरियाणा प्रदेश का भला कर सकती है? देखो, भला की कोई डेफिनेशन हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग समय में अलग अलग नेता हुए हैं। आज भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो एक क्षेत्र विशेष के नेता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी दूरगामी सोच है। भला की बात तो ये है कि ऊपर से ऊपर किसकी सत्ता है। आज जैसे मोदी जी की सत्ता है, नीचे मनोहर लाल खट्टर जी की सत्ता है, उसमें लोगों को, आम आदमी को आप कितने रोड बना दो, एलिवेटेड, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। आम लोगों को आप कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवा पाते हो, वो सबसे बड़ी बात है। हमने वो दौर देखा, आज आप देखोगे गांव में बेरोजगारों की एक पूरा टोल खड़ा है, ठीक है। शिक्षा का अगर स्तर देखें तो वो लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई लगातार चरम पर जाती रही है। आप अब हिसार में अगर मान लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी का भला कौन कर सकता है? वो मनोहर लाल खट्टर जी की कुछ नीतियाँ ठीक हैं, उनका मैं सपोर्टर भी हूँ, जो नीति उनकी ठीक हैं, कुछ नीतियाँ उनकी गलत हैं, उनका मैं विरोधी भी हूँ। तो आप भविष्य में 10 की 10 जो लोकसभा सीट है वो किसकी झोली में जाते हुए देख रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से बहुमत 10 में से बीजेपी का रहेगा और रोहतक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने की पोजीशन में है। इसके अलावा कुमारी शैलजा सिरसा से लड़ती हैं या अम्बाड़ा से लड़ती हैं, या वो नहीं लड़ती, उस पर डिपेंड रहेगी सिरसा और अम्बाड़ा की सीट। उसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी मुकाबले से बाहर है। कई सीटों पर प्रत्याशियों पर निर्भर रहेगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस का सत्ता से दूर होना हरियाणा प्रदेश के चुनाव में वो सिर्फ टिकटों का गलत वितरण रहा। यहाँ बड़े बड़े नेताओं की जो हाजिरी जो लोग लगाते थे, उनके दम पर कुछ लोग टिकट ले आए, जिनको किसी को 3000 वोट मिले, किसी को 8000 वोट मिले, किसी को 6000 वोट मिले, किसी को 7000 वोट मिले। उससे सारा कांग्रेस का बंटाधार हरियाणा प्रदेश में हुआ। अब भी अगर टिकटें सही नहीं बांटी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो है हैट्रिक बननी निश्चित है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि पिछले टर्म में जो है कांग्रेस की हार इसलिए हुई थी क्योंकि जो टिकट का बंटवारा था वो सही से नहीं किया गया? जी बिल्कुल, टिकटों का सही वितरण नहीं हुआ। ऐसे ऐसे नेताओं की टिकट काट दी जो जिताऊ कैंडिडेट थे। उनके मुकाबले जिन लोगों को टिकटें दी, उनको किसी को 3000 वोट, किसी को 5000, 7000, 8000, 10000 से नीचे रह गए। अगर किसी कांग्रेस के कैंडिडेट को, एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट को और किसी विधानसभा क्षेत्र में 3000 वोट आए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो टिकट नेचुरल रूप से गलत बांटी गई है। चलिए, ये तो थी कांग्रेस की बात। तो अब आपको कांग्रेस कितनी तैयार लगती है? क्या जो पिछली जो हार हुई है, क्या इससे कांग्रेस ने कुछ सीखा है? क्या इस बार जो टिकटों का जो बंटवारा होगा वो किस रूप में किया जाएगा, किस स्तर पर किया जाएगा? देखो, कांग्रेस अब अपनी स्ट्रेटेजी में लगातार परिवर्तन करती जा रही है। राहुल गांधी भी जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद जो न्याय यात्रा जब अब लगातार निकाल रहे हैं, उसके बाद उनका एक चार्म है युवाओं में भी और देशवासियों में भी। कांग्रेस पार्टी में जब से दीपक बाबरिया को हरियाणा प्रदेश का उन्होंने प्रभारी बनाया है, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे लगातार जो है चर्चा करते हैं, लगातार उनको हरियाणा प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है उसको समझने का और उसी के अनुसार कांग्रेस को डालने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दीपक बाबरिया के नेतृत्व में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी हर रोज़ जब से वो प्रभारी बने हैं तब से अप कर रही है। अब वो कितना अप करेगी ये तो समय बताएगा। दूसरी बात, जो SRK गुट है वो भी लगातार जिस तरह से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी अपने एक यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो कांग्रेस का एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ समस्या ये है कि वो एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। अगर उसी यात्रा में, उसी मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया हों तो निश्चित रूप से कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में बहुत बढ़िया कर सकती है। और दूसरी बात, कांग्रेस से अभी नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के चक्कर में है कि जो मठाधीश टाइप के लोग हैं या जो दादालाई टाइप के लोग हैं, उनके बजाय नए एनर्जेटिक जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका राहुल गांधी भी, दीपक बाबरिया भी और जो कांग्रेस का नेतृत्व वो लगातार दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक इसमें देर लगे परिणाम आने में, लेकिन इसके सुखद परिणाम आएंगे। तो यानी कि आप यूँ कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना होगा तो जो नए चेहरे हैं उनको लेकर आना होगा, नए चेहरों को? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनसे लोग ऊब जाते हैं। मोदी जी ने भी क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ नए नए लोगों को आगे बढ़ाया। चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके मुकाबले जो पंडित रामविलास शर्मा से लेकर के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उन सबको दरकिनार करके पहली बार के विधायक को उन्होंने CM बना दिया।
अभी हम राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, या देश के राष्ट्रपति देखें, उपराष्ट्रपति देखें, या कोई भी और मंत्री देखें, तो बिल्कुल फ्रेश उन्होंने बनाए। इसी तरह से कांग्रेस को भी जो पुराने मठाधीश टाइप के जो नेता हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि वो नेता कई बार तो जाते नहीं, एक बार जो 5 साल 10 साल 20 साल से MP MLA बनता आ रहा है वो वोट मांगने कहीं जाता नहीं। तो उस सूरत में कांग्रेस से लगातार ढलान पर जा रही थी। अब जो राहुल गांधी को कमान संभाल रहे हैं, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से अब ऐसा लग रहा है कि शायद युवाओं को मौका मिलेगा। और अगर नए लोगों को मौका मिलेगा, वो बेशक युवा ना हो, लेकिन नए को अगर मौका मिलेगा तो उसमें एक ऊर्जा होती है, उसका एक विरोध नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है। सो फिलहाल ये थे हमारे सीनियर पत्रकार जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी कि अगर सत्ता में काबिज होना चाहती है तो नए चेहरों को जो है मौका देना चाहिए, है ना जी। तो नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या जी सर। बीच में 1 मिनट और बताना चाहूँगा, जहाँ हम बैठे हिसार लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस की ये हालात है कि पिछले 4 चुनाव में, उसमें 3 चुनाव और 1 उपचुनाव में कांग्रेस यहाँ बुरी तरह से हारी है। 3 नंबर पर उनके कैंडिडेट रहे हैं, और जो कैंडिडेट थे वो जयप्रकाश, प्रोफेसर संपत सिंह और भव्य बिश्नोई थे। क्योंकि वो तमाम जो चेहरे थे वो राजनीति में कई सालों से थे, चाहे वो संपत सिंह हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे भव्य बिश्नोई का परिवार हो। जब तक नए कैंडिडेट को आप मौका नहीं दोगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। अच्छा सर, आपने हिसार लोकसभा की बात करी है तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। आज सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो जाट कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी जाट चेहरे पर जो है मोहर पक्की कर सकती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने घिसे पिटे नेताओं से भला तो यही है कि आप चाहे आप नॉन जाट को ही दें, लेकिन नए फ्रेश कैंडिडेट को दोगे तो आपका माहौल बनने में और चुनाव जीतने में आपकी आसानी होगी। तो ये थी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। कांग्रेस को नसीहत दी गई है कि क्योंकि अगर बात करें तो 2 चुनाव बुरी तरह कांग्रेस पार्टी जो है हार चुकी है। अब जो है ग्राउंड ज़ीरो पर रहने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा नसीहत दी जा रही है कांग्रेस को कि किस प्रकार से जो है इस राजनीतिक गलियों के अंदर उसको सफ़र करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, क्या कांग्रेस इस नसीहत को समझेगी और जिस प्रकार से बताया गया है क्या नए चेहरों को मौका देगी?